अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले के बीच की अवधि में उत्तर प्रदेश में एक संक्षिप्त लेकिन बेहद महत्वपूर्ण जनादेश आया 10 विधानसभा सीटों पर। और ये सीटें उत्तर प्रदेश के चारों दिशाओं में थी। ऐसा नहीं कि किसी एक बेल्ट में थी, नहीं, ये चारों दिशाओं में बिखरी थी 10 सीटें। और इस माना जा रहा था कि ये लोकसभा चुनाव के दौरान जो वायुमंडल बना था राजनीतिक, वो अब कितना टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है, इस पर टिप्पणी होगी इन 10 चुनावों के परिणामों से। और 2027 के लिए जनता किसकी ओर इशारा कर रही है, कम से कम इशारा दिख जाएगा। 10 बाई इलेक्शंस हुए और उसका परिणाम आया तो उसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट 80% और समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट 20%। 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 2 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। कांग्रेस और बसपा को कोई सीट, कांग्रेस लड़ी नहीं, बसपा को कोई सीट मिली नहीं। कांग्रेस और समाजवादी के बीच में राय कुछ बन नहीं पाई थी कि कांग्रेस को कुछ सीट दी जाए, तो कांग्रेस ने मन मार के खुद को अलग कर लिया। लेकिन जो जनादेश आया वो 80-20 के अनुपात में आया। 80% भाजपा की ओर और 20% समाजवादी पार्टी की ओर। स्वाभाविक है फिर इसकी व्याख्या भी 80-20 की तरह होगी। हालांकि जब हम 80-20 की बात करते हैं तो भाजपा के जो राजनीतिक विरोधी हैं भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि आप 80-20 की राजनीति करते हो, यानी 80% आबादी एक तरफ 20% एक तरफ, ऐसा कहते हैं। यहां मामला आबादी का नहीं, यहां संख्या का हो गया। 80% सीटें भाजपा की ओर आ गई और 20% सपा की ओर गई। और इसमें कुछ सीटें ऐसी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी अनुकूल सीटें नहीं रही। उसमें कटहरी है, उसमें कुंदरकी है, उसमें मिल्कीपुर है। यहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, कटहरी, कुंदरकी और मिल्कीपुर। और बड़ी जीत विजय हासिल की। कुंदरकी में तो इतिहास रच दिया और मिल्कीपुर में भी इतिहास रच दिया। पिछले 25 वर्ष में ऐसी जीत नहीं हुई किसी की। तो क्या इस 10 सीटों के जनादेश को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जनता की ओर से कोई संकेत माना जाए? क्या इस जनादेश को लोकसभा चुनाव के बाद जनता के बदले हुए मन का आधार माना जाए कि जनता का मन बदल रहा है? लोकसभा चुनाव में जो जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया था वो अलग था। 37 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, 6 सीट कांग्रेस के पास थी। भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित रूप से कमजोर प्रदर्शन के धरातल पर खड़ी हो गई थी, आकर 33 सीट जीत पाई थी कुल। तो माना जा रहा था कि एक एंटी बीजेपी एक उत्तर प्रदेश में लहर दिख रही थी। और अब ये जो 10 बाई इलेक्शंस का जनादेश है, इसको कंबाइंडली अगर संयुक्त रूप से हम इसका अध्ययन करें, इस पर टिप्पणी करें, तो अब लोकसभा वाली हवा बिल्कुल पलटी हुई दिख रही है। अब बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है और सपा साफ दिख रही है। 80-20 का मतलब साफ।
तो लोकसभा चुनाव के 6 महीने के भीतर क्या उत्तर प्रदेश में इतना वायुमंडल बदल गया? एक्सट्रीम मतलब जो पैताना था वो सिरहाना हो गया, जो सिरहाना था वो पैताना हो गया। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा हो गया है? और अगर ऐसा हो गया है तो फिर ये बड़ी बात है। इसका असर देश की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा प्रदेश है और 27 में विधानसभा का चुनाव भी है। 25 में बिहार और 27 में उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत के 2 सबसे बड़े राज्य। तो क्या हम इनको 27 के लिए जनता का इंडिकेशन मान सकते हैं? आज बहस इसी पर कि क्या इन 10 सीटों के जो उत्तर प्रदेश के चारों दिशाओं में थीं, उनके जनादेश को 27 के चुनाव के लिए जनता का इंडिकेशन माना जा सकता है? हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इसी विषय पर। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इसको 27 का ट्रेलर माने। पहले रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल प्रयोगशाला में वैसे तो हर चुनाव में नए नए मुद्दों का प्रयोग होता रहता है। जातियों की जमात यहाँ अहम किरदार निभाती है। तो इसी बिसात पर बीजेपी नेता अक्सर 80 और 20 वाले जज्बातों को भी लहराते रहते हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है, सफा हो रही है पूरे प्रदेश से। इसलिए मैं पूरे दावे से कहता हूँ 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट को देखें तो यहाँ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को जहाँ 8 सीटों पर जीत मिली है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में केवल 2 सीटें सीसमाऊ और करहलाई है। ऐसे में 10 सीटों पर हुए दंगल में 8:2 का आंकड़ा है। अब इसे अगर 2027 की बिसात पर देखें तो ये 80:20 सरीखा भी कहा जा सकता है। हालांकि मिल्कीपुर सीट के परिणाम के बाद अखिलेश यादव ने दावा किया कि 403 सीट पर हम बीजेपी का प्लान नहीं चलने देंगे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के तमाम मतदाता देख रहे हैं कि उनके साथ क्या भेदभाव हो रहा है। ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। 8 सीटों पर जीत की इबारत में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए ये बड़ी कामयाबी है। वैसे भी समाजवादी पार्टी जहां अपने पीडीए फॉर्मूले के साथ चुनाव में उतरेगी, तो वहीं बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को ही धार देगी। ऐसे में बटेंगे तो कटेंगे सरीखे बयान का भी सार यही है कि 80 वाले एक साथ रहे। इसलिए उपचुनाव के रिजल्ट के बाद 80-20 की चर्चा और चकल्लस सुनाई दे रही है। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो उपचुनाव हुए वो बहुत सार्थक, सुंदर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया, क्योंकि कुछ लोग झूठ की दुकान खोले हुए थे। वो जनता को धर्म और जातियों में बांटने का कार्य करते थे, समाज को बांटने का कार्य करते थे और बांट के कुछ थोड़े बहुत फायदे भी ले लिए थे। लेकिन जब प्रदेश की जनता को लगा कि नहीं, ये लोग प्रदेश की खुशहाली की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो प्रदेश की जनता ने वो संपूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के विकास को दिया। और आने वाले जो भी चुनाव अब होंगे, आप देखेंगे कि ये झूठ वालों का मुंह काला हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में विकास का कार्य कर रही है, इस नाते अब देश और प्रदेश की जनता विकास के साथ खड़ी है, झूठ और फरेब के साथ नहीं खड़ी। बहरहाल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर जो उपचुनाव हुए वो लोकसभा चुनाव के बाद और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हुए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि चुनावी दंगल में लोकसभा और विधानसभा दोनों का ही तड़का है।
इसलिए 8-2 के जनादेश पर सवाल ये है कि क्या ये 2027 के लिए 80-20 का संदेश है। हालांकि सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस और बसपा सरीखे दल भी इस हिस्सेदारी में कोई सेंध लगा सकते हैं। बड़ा प्रश्न यही है कि 8-2 का ये जो जनादेश है, क्या ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का कोई इंडिकेशन दे रहा है? अगर हम उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को फिल्म माने तो क्या ये ट्रेलर है? अगर उसको पूरा एपिसोड माने तो क्या ये प्रोमो है? ये प्रश्न है। 8-2 क्या कहता है? मेहमानों साहब का परिचय करा दें। आनंद दुबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आनंद जी का स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का स्वागत है। मनीष अग्रवाल हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष जी का बहुत स्वागत है। चंचल यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। मनीष अग्रवाल जी, ये जो 80-20 का जनादेश आया, इसको क्या माना जाए? समाजवादी पार्टी कह रही है कि इसको कुछ ना माना जाए, लेकिन हर चुनाव कुछ ना कुछ इंपैक्ट छोड़ता है। भविष्य के चुनाव के लिए कोई ना कोई इंडिकेशन देता है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी, ठीक आवाज नहीं आ रही है। ठीक, हमने कहा है, अब दिखवा रहे हैं वो लोग आपको। रोहित अग्रवाल, आपसे यही सवाल, 80-20 को क्या माने? समाजवादी पार्टी कह रही है कि इसको कुछ ना मानिए, ये कुछ नहीं है, लेकिन कोई इतना बड़ा चुनाव जो उत्तर प्रदेश के चारों दिशाओं में से जहां सीटें हों और महत्वपूर्ण सीटें हों, प्रतिष्ठापूर्ण सीटें रही हों, उसमें जो परिणाम आएगा तो उसकी कुछ तो व्याख्या होगी। रोहित अग्रवाल। नहीं देखिए, हाँ अमिताभ जी, मैं समाजवादी पार्टी से काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि जो 80-20 भी पाए हैं ये कांग्रेस के साथ गठबंधन में पाए हैं। अब जब 27 में जो सूरत दिखाई पड़ती है, कांग्रेस से कहीं गठबंधन दिखाई पड़ नहीं रहा है, तो वो ये समझ रहे हैं कि 80-20 भी रिपीट कर पाना 2027 में बहुत कठिन होगा, क्योंकि 80-20 का पुराना वाला जो फॉर्मूला था, 80-20 का याद है ना आपको अमिताभ जी? पुराना वाला फॉर्मूला वो कुंभ ने धो दिया। कुंभ ने जब 45 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई आस्था की, तो उसमें ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई जाति, ना कोई पीडीए, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। ये जो एक भ्रम था जातियों का, वो भी धुल गया, और वहां तो 80-20 वालों ने भी डुबकी लगा दी आस्था की। तो अब तो स्थिति ये है कि ये दिखाई पड़ रहा है कि कुंभ ने जब 45 से 50 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, तो पूरा देश तो एक रंग में रंग गया ना। तो अब तो 80-20 भी लाना इनके लिए बहुत कठिन होगा। अब तो 100% स्वीप करने की ओर है। आपने दिल्ली में देखा ना क्या नतीजा हुआ? जो कहा करते थे हम दिल्ली के मालिक हैं, हम हैं दिल्ली के मालिक, उनको जनता ने उनकी हैसियत दिखा दी। उनकी खुद की सीट नहीं बचा पाए, वो अपने पूरे टॉप मैनेजमेंट की सीट नहीं बचा पाए। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से तैयार है। जो इन लोगों ने कुकर्म किए हैं, वो कुकर्मों का जवाब देने के लिए 2027 में जो इन्होंने सनातन का अपमान करने का काम किया है, उसके लिए उत्तर प्रदेश जनता तैयार है इनको जवाब देने का। मनीष जी, अब आ रही आवाज? आ रही है। हाँ मनीष बाबू, वही प्रश्न मेरा है कि 80-20 को क्या माना जाए? ये जो जनादेश आया है बाई इलेक्शंस के, 10 बाई इलेक्शंस के 80-20, इसको क्या माने? ये 27 के लिए कुछ इंडिकेशन दे रहा है या नहीं? अमिताभ जी, ये बिल्कुल 27 के लिए इंडिकेशन दे रहा है। आप देखिए 24 में जो मैंडेट आया था, उसके बाद विपक्ष जिस भी चुनाव में गया है हार के आया है। आप महाराष्ट्र में चुनाव में देखिए बीजेपी की क्या स्थिति थी और विधानसभा में क्या रही, हरियाणा में क्या रही और अब दिल्ली में क्या है। उसी का बदलाव हमें उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी दिखा, जब भाजपा को 80% सीटें या 10 में से 8 सीटें मिली। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में भी ये कहा था, जब उन्होंने 27 का प्रेडिक्शन पूछा कि आप 27 को कैसा देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा था हम 80% सीटें जीतेंगे 27 के चुनाव में। ये उनके खुद के शब्द है। और ये आत्मविश्वास जो है 2024 के चुनाव के बाद से जो विधानसभा चुनाव में पूरे भारत में परिवर्तन आया है, उस वजह से उत्तर प्रदेश में भी हमें वो परिवर्तन दिख रहा है। जी आनंद दुबे जी,
समाजवादी पार्टी कह रही है, अभी अखिलेश जी का आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि उपचुनाव में भाजपा धांधली कर सकती है, लूट कर सकती है, लेकिन जब 403 का चुनाव होगा तो न धांधली चलेगी न लूट चलेगी, तब केवल साइकिल चलेगी। आनंद जी, भाई आनंद दुबे तक आवाज जा रही है? म्यूट, अनम्यूट करो भाई। जी 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 बताएं। मैं कह रहा था कि अखिलेश जी ने कहा कि बाई इलेक्शंस में भाजपा घपला कर सकती है, लूट कर सकती है, 403 पे जब चुनाव होगा तो ना घपला कर पाएगी ना लूट कर पाएगी, और तब केवल चलेगी तो साइकिल चलेगी, बाकी कुछ नहीं। आनंद दुबे। अमिताभ जी, एक हबीब जालिब का शेर है कि तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पे चलेगा तुम्हारा फुसून। तो जो धोखा, जो झूठ, जो भ्रम की चादर लेकर समाजवादी पार्टी घूम रही थी ना, उस चादर में इतने छेद हो चुके हैं कि अब उस चादर को लेके ये जनता के सामने नहीं जा सकते। अखिलेश यादव जी कुंदरकी की जीत पर भी यही बोल रहे हैं, जहां 1,44,000 से हम जीते हैं और उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। वो हर जीत पर हमारी यही बात कहते हैं। हर चुनाव में उनका एक ही घिसा पिटा पुराना स्क्रिप्ट है, जो कभी किसी से लिखवा लिया होगा, मुझे नहीं पता बंबई से लिखवा के मंगवाया है या खुद लिख लिया है, लेकिन स्क्रिप्ट वही होती है, लाश वही है, सिर्फ कफन बदल जाता है। चुनाव बदल जाते हैं लेकिन जवाब एक ही रहता है। पहला जब चुनाव शुरू होता है तब ये कहते हैं भाजपा अपने हिसाब से अधिकारी पोस्ट कर रही है, चुनाव आयोग मिला हुआ है, ये है, फिर कहते हैं अधिकारी मिल गए हैं, कर्मचारी मिल गए हैं, फिर कहते हैं धनबल का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद चुनाव आते आते कहते हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम। तो ये अपने हार के बातों को छिपाने के लिए इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, और ये आरोप लगाते हुए ये भी नहीं सोचते हैं कि इस देश के इतने बड़े लोकतंत्र के उत्सव को सफलतापूर्वक आयोजित करने वाला चुनाव आयोग न भारतीय जनता पार्टी की जागीर है, न समाजवादी पार्टी, न कांग्रेस पार्टी। वो इस देश की संवैधानिक संस्था है जिस पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लगातार सवाल उठाकर दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र को, भारत की व्यवस्था को बदनाम करने की साजिश कर रही है। और अब तो ट्रंप साहब ने भी बता दिया है कि यूएस एड जो मिल रहे थे उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा था भारत में। तो हो सकता है कि ये उसमें भी काम कर रहे हो, लेकिन इनके आरोपों पे एक जवाब दे देता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो उनसे जरा पूछिएगा। 2015-16, 2015 के लास्ट में से लेकर 16 में उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव हुए थे अमिताभ। समाजवादी पार्टी के 60 जिला पंचायत अध्यक्ष जीत के आए थे उस चुनाव। 60 2015-16 में 33 उसमें से 33 निर्विरोध जीत के आए, और ठीक एक साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होता है। जो पार्टी एक साल पहले 60 सीट जिला पंचायत में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाती है, उस पार्टी को 47 सीट मिलती है 2017। इससे क्या साफ होता है कि वोट की लूट कौन कर रहा था, वोटरों को धमकाकर कौन रख रहा था, कौन लोकतंत्र को गुलाम बनाना चाहता था, यह बताने की आवश्यकता नहीं। डिंपल यादव जी बिना किसी के पर्चा भरे निर्विरोध चुन के चली आती, तब लोकतंत्र महान रहता है, तब चुनाव आयोग भी ठीक रहता है, तब सारी चीजें ठीक। अभी 24 के चुनाव में जब इनको कुछ सीटें मिल गई उत्तर प्रदेश में, तब भी सब ठीक हो गया था। दरअसल है क्या अमिताभ जी
कि जैसे ही लोकसभा चुनाव में इनको ज्यादा सीटें मिली, समाजवादी पार्टी ने अपना असली चेहरा और रंग जनता को दिखाना शुरू कर दिया। कहीं गुलशन यादव मॉडल निकलने लगा, कहीं मोहित खान मॉडल निकलने लगा, कहीं इनके भदोही के विधायक वाला मॉडल निकलने लगा, कहीं इनके जो कार्यकर्ता थे, जो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी थे, वो जाली नोट की तस्करी करते हुए महाराजगंज में पकड़े गए। तो जनता ने कहा कि अरे भैया, इनको जरा सा दिया तो ये हालत है, इनको फिर वापस घर भेजो। और यही स्थिति रही अमिताभ जी। तो मैं आपके इस शो में बोल के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी राजनीति शास्त्र के पाठ्यक्रम में सिमट के रह जाएगी अगर अखिलेश यादव जी ने सही समय रहते हुए अपनी आदतों पर विचार नहीं किया और जनमत को खारिज करने का बार बार जो कुत्सित प्रयास वो कर रहे हैं, वो उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला। ठीक बात है। रोहित अग्रवाल, एक खबर आ रही है समाजवादी पार्टी के शिविर से कि 27 के विधानसभा चुनाव के लिए इसी 2025 के अगस्त सितंबर तक समाजवादी पार्टी अपने अधिकांश प्रत्याशी फाइनल कर देगी ताकि समय रहे व्यवस्थित ढंग से चुनाव का प्रबंधन हो पाए। ये शायद हो सकता है इस विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों का भी असर हो सकता है, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर आप चीजों को नकार सकते हैं लेकिन अंदर खाने तो अपनी स्थिति आदमी को पता होती है। तो एक ये भी मैसेज आ रहा है, एक इंडिकेशन आ रहा है कि समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के लिए कम से कम 1.5 साल का समय रखेगी इलेक्शन की तैयारी के लिए। रोहित अग्रवाल, अमिताभ, इस समय वर्तमान समय में नहीं, रोहित अग्रवाल जी, जो लाइव एग्जाम्पल है, मैं इससे उसको जोड़ना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी ने तो अपने प्रवक्ता भी लिस्ट जारी कर रखी है। आपके चैनल ने समय भी लिया था उनसे, परंतु वो नहीं जुड़ रहे हैं ना। अभी वो आनंद ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपना ठंड मना रहे होंगे रजाई में ओढ़ के, है ना। तो वैसे ही जब ये प्रत्याशी घोषित करेंगे तो वो 2 साल आनंद ही लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भैया खोना हवाना कुछ नहीं है। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, डूबते हुए जहाज में कोई सवार नहीं होना चाहता है। डूबते हुए जहाज से जो लाभ मिल सकता है वो मिल जाएगा। ये जैसे ही प्रत्याशी घोषित करेंगे, वो प्रत्याशी दूसरे दरवाजे पे ढूंढना शुरू कर देगा कि भैया देखो, उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया, चाहो तो हमको ले लो, तो हम शायद जीत जाएं आपके आके। तो ये स्थिति हो जाएगी कि भगदड़ की स्थिति बन जाएगी समाजवादी पार्टी में। और मैं तो कहता हूं प्रत्याशी घोषित कर दें तो कम से कम गलतफहमी दूर हो जाए। जो 2-4 लोग टिकट मांग रहे हो भाई, वो भी अपना अपना घर ढूंढ ले, क्यों जबरदस्ती समय बर्बाद करें समाजवादी पार्टी में। तो स्थिति और बेहतर हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर ये प्रत्याशी घोषित कर दें, इनके घर का जो वो हंडिया फूटना होता है वो फूट चुका है अमिताभ जी। अब कुछ बचा नहीं है इनके घर में, वो सब कुछ देख चुके हैं। ये काट की हांडी एक बार 2024 में 37 सांसदों के रूप में जनता ने देख ली है कि इनके सांसदों के क्षेत्रों में किस तरीके से अपराध का सृजन हुआ है। जब ये सरकार में नहीं है तब तो इतना घमंड है, तब तो इतनी बेअंदाजगी है कि साहब कहीं मोहित खान है तो कहीं कन्नौज में यादव जी हैं। तो आप सोचिए अगर ये सरकार में आ जाएंगे तो फिर वही पुराना उत्तर प्रदेश बन जाएगा, अपराध प्रदेश, जहां पे जो है कुत्ता जो है मंच पे जो है नेताओं से हाथ मिलाया करता था। तो ऐसा अपराध प्रदेश किसको चाहिए अमिताभ जी। यहाँ पे कुंभ जैसा आयोजन, इतना भव्य आयोजन हो रहा है जहां आस्था की डुबकी लग रही है। पूरा प्रदेश ने छोड़िए, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने आस्था की डुबकी लगाई हो जहां पे, वहां पे आपको लगता है कुछ बचा है अमिताभ जी। ये इसी डुबकी में मैं तो जानता हूं बिना कैमरे के कितने समाजवादी पार्टी के नेता वहां पे आस्था की डुबकी लगा के आए हैं। अरे डीके शिव कुमार जी स्वयं चले गए, आस्था की डुबकी लगाया है, वापस जाके कहते हैं वहां जाना मत कुंभ में, कर्नाटक में आना, यहाँ पे कुंभ में डुबकी लगाना। कर्नाटक में कौन सा कुंभ होता है भाई? रोहित बाबू ठीक है, लगवा रहे हो जनता से भाई, ठीक है। मैं मनीष अग्रवाल पर चल रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ठीक है, महाकुंभ है, दुनिया के इतिहास में इतना बड़ी जन समागम कभी नहीं हुआ। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त तक 50 करोड़ लोग नहा चुके संगम। लेकिन भैया कुंभ हो गया है मनीष जी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता बाकी पार्टियां अपने कार्यालय में ताला लगा दे और चाबी संगम में फेंक दे, बोले जाओ अब आप संन्यास ले लेंगे। ऐसा तो नहीं होगा। लड़ेंगी, राजनीतिक पार्टियां हैं तो लड़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। कुंभ चल रहा है, आज ही मायावती जी ने आनंद के ससुर यानी अपने समधी उनको पार्टी से निकाल दिया। तो कुंभ अलग चीज है और पार्टियों की राजनीति अलग चीज है, नहीं मनीष जी?
अमिताभ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर ये सीटों का जो डिक्लेरेशन करने के लिए कह रहे हैं कि ये टिकट से डिक्लेयर कर देंगे, तो अभी क्या इन्होंने कांग्रेस से बात कर ली है? कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? क्या कांग्रेस के बिना ये यूपी में लड़ पाएंगे? 6 सांसद हैं उनके पास और बाकी सीटों पे उन्होंने इन्हें जितवाया है। और कांग्रेस इस समय कोई कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है। कांग्रेस ने बिल्कुल साफ ये दिल्ली में दिखा दिया है कि हमारी सरकार बने ना बने, लेकिन जो हमसे नहीं जुड़ेगा हम उसको नहीं बनने देंगे। तो अखिलेश यादव जी के लिए कांग्रेस से गठबंधन जारी रखना और उनके संग सीटों का तालमेल बनाना भी एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जो सीटें वो कांग्रेस के लिए छोड़ेंगे वहां पे समाजवादी पार्टी का जो कैडर है वो और पार्टियों में अस्तित्व तलाशने लगेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि 27 का लड़ने के लिए मिल नहीं रहा है, कांग्रेस को दे दिया, अब पता नहीं 32 तक क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन देखेगा हम रहेंगे या नहीं रहेंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो विपक्ष के लिए यह भी बड़ा प्रश्न है कि क्या वो एकजुटता दिखा पाते हैं, क्या वो अभी से ये मैसेज दे पाते हैं कि हम एक साथ हैं, या वो जनता को ये मैसेज देंगे कि हम लोग लोकसभा में सिर्फ केंद्र की सरकार बनाने के लिए एक साथ हैं, बाकी समय हमारा कोई साथ नहीं है। क्योंकि वो इन साथ का परिणाम देख चुके हैं और राज्यों में जहां जहां उन्होंने अलग लड़ने की कोशिश करी वहां उन्हें सफलता ही नहीं लेकिन बहुत बड़ी असफलता मिली है। तो विपक्ष के संग ये भी बैठ के देखने की बात है। अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि चुनाव से 6 महीने पहले भी टिकट डिक्लेयर करते तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अपनी पार्टी के लोगों को रोकना और साथ में कांग्रेस या और घटक दलों को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जो पार्टी 10 साल से सत्ता में नहीं होगी और आगे भी उसे आने की उम्मीद नहीं दिख रही है। जी ठीक बात है। आनंद दुबे, भारतीय जनता पार्टी 27 के चुनाव को त्रिकोणीय देख रही है, चतुष्कोणीय देख रही है? मतलब समाजवादी और कांग्रेस अलायंस में उतरेंगे या अलग अलग उतरेंगे? अमिताभ जी, ये बात तो इस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग भी नहीं बता पाएंगे। तो मान लीजिए हम कहां से बता पाएंगे, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता है कि उनको चुनाव लड़ना है कि नहीं, एक साथ लड़ना है कि अलग अलग लड़ना है। लेकिन चाहे ये मिलके लड़े चाहे अलग अलग लड़े, हासिल हार ही होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। इनको हारना ही हारना है। अब आपने जो अभी एक प्रश्न पूछा था कि सपा कह रही है कि हम 2025 में ही टिकट डिक्लेयर कर देंगे, 1.5 साल पहले टिकट डिक्लेयर कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी टिकट डिक्लेयर कर दे, ताकि कम से कम ये पता चल जाए उनकी पार्टी में बाकी लोगों को कि समाजवादी पार्टी में उनका क्या फ्यूचर है और वो दूसरे दलों का रास्ता देखना शुरू कर दें। तो समाजवादी पार्टी आप कुछ भी भी दरवाजा खोल के रखोगे, अच्छा, ये बताइए कि भैया आ रहे हो तो आ जाओ। आप भी दरवाजा खोल के रखोगे कि भैया आते हो तो आ जाओ? नहीं, हम तो दरवाजा खोल दें तो 90% समाजवादी पार्टी आने के लिए तैयार है। 90% भगदड़ मच जाएगी। कहो चाचा जी भी दोनों जो है उनमें से कोई एक न चला है। लेकिन मैं इस बात पे आना चाहता हूं कि अजीत प्रसाद जी का टिकट तो जो 10 उपचुनाव होने थे पहले, जिसमें 9 ही हुए, एक रुक गया था, उसी समय घोषित हो गया था। मुझे लग रहा 4-5 महीने पहले ही, 3-4 महीने पहले ही, मतलब पहले से ही हवा थी कि अजीत प्रसाद लड़ेंगे, अजीत प्रसाद लड़ेंगे। घोषणा भी पहले हो चुकी थी। हमसे पहले इन्होंने सारे टिकट घोषित कर दिए थे। लालजी वर्मा की पत्नी को भी इन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। मिला क्या? आप टिकट अभी से घोषित कर, अरे भाई इसमें घोषित क्या करना है? समाजवादी पार्टी के विषय में सबको पता है कि ये सिर्फ एक आदमी की पार्टी है, ये जिसको चाहेंगे उसको चुनाव लड़ा देंगे। ठीक उसी तरह समाजवादी पार्टी में किसी को बताने की जरूरत थोड़े ना कि अखिलेश यादव जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा या मुलायम सिंह जी के बाद कौन बनेगा। तो इसलिए यहां कुछ घोषित करने जैसा नहीं है, ये एक व्यक्ति की पार्टी है अमिताभ जी, और जनता इस बात को समझ चुकी है। देखिए, जाति की राजनीति और जमात की राजनीति दोनों का उत्तर प्रदेश में अकाउंट बंद हो गया, और जो 45 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कुंभ में जो डुबकी लगाई है ना आस्था की, वो सिर्फ डुबकी नहीं है, सनातन विरोधी पार्टियों का तर्पण है, तर्पण। हर डुबकी के साथ
सनातन विरोधी जो दल हैं, जो सनातन के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को जनता ने महाकुंभ से मैसेज दिया है कि सनातन के खिलाफ जो आप अपशब्द कहते हैं, सनातन के खिलाफ जो आप राजनीति करते हैं, इसको बंद करिए, अन्यथा आपका इसी तरह तर्पण हो जाएगा। ठीक बात रोहित अग्रवाल, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुंभ और विधानसभा चुनाव उसमें बहुत दूरी है, बहुत समय है, अभी 1.5-2 साल का समय है ना? तब तक तो हरिद्वार में भी हो लेगा कुंभ। नहीं अमिताभ, उतना ये आज का कुंभ का जो जंजुआर दिख रहा है हमको, ये 27 के वोटिंग में कितना कहां कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, ये बात आज कहना बड़ा मुश्किल नहीं है। 2 वर्ष की अवधि अभी बाकी है। देखिए अमिताभ जी, हम एक बात कई बार कह चुके हैं, हमारे लिए धर्म जो है आस्था का विषय है और विपक्ष के लिए धर्म जो है वो राजनीति का विषय है। देखिए वो स्वयं तो उस धर्म को धारण करते हैं। अखिलेश यादव कुंभ में डुबकी लगाएंगे, डीके शिव कुमार कुंभ में डुबकी लगाएंगे, परंतु वो चाहते हैं कि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उस पुण्य से वंचित रह जाएं, उस अमृत को वो न प्राप्त करने पाए। आप अपने परिवार के साथ तो सारे संस्कार निभाओगे, आपके परिवार में कोई खुशी होगी तब भी आप सारे संस्कार निभाओगे, कोई गम होगा तब भी आप सारे संस्कार निभाओगे, परंतु आप चाहते हो कि बाकी बचे हुए जितने फॉलोअर्स हैं वो आंख मूंद के वो कहीं ना कहीं उस सनातन के अमृत से वंचित हो जाएं। तो ये जो दोहरा चरित्र है वो जनता समझती है। जनता को आप बेवकूफ थोड़ी ना समझ सकते हो, जनता बहुत होशियार है अमिताभ जी। जनता सब कुछ देख रही है, जनता को अपराधी अब पसंद नहीं है। जनता को पता है कि इनको सत्ता लूट के लिए चाहिए, अब लूट के लिए इनको सत्ता दोबारा जनता पुनः देने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है। देखिए विकास एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि समय समय पर जिसकी समीक्षा होनी चाहिए, परंतु समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में क्या होता है, उनको ठंड लगती है, उनको बारिश से डर लगता है, उनको गर्मी बहुत लगती है तो एयर कंडीशन के ऑफिस से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये गठबंधन ही तय कर लें अपना अगले 2 साल, यही बहुत है। ये पहले तो तय कर लें कि कांग्रेस को अंदर लेंगे कि नहीं लेंगे, राहुल गांधी जी कुंभ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे आस्था की डुबकी लगाने, या चुपचाप वो भी डुबकी लगाया है बिना प्रोटोकॉल के छुपा के। तो ये सब चीजें तय कर ले पहले। जनता सब कुछ देख रही है और जनता उसके हिसाब से उसकी वोटिंग करेगी। आपको क्या लगता है ये जो भव्य आयोजन है, मुझे 10 सेकंड और दे दीजिए, ये जो भव्य आयोजन है जहां पे लोगों ने 8-8 घंटे कारों में रह के भी प्रयागराज पहुंच के जो व्यवस्था की तारीफ की है, वो क्या वो आपको लगता है कि वो ऐसे ही भूल जाएंगे? वो कहीं ना कहीं वो कन्वर्जन जो आस्था की डुबकी लोगों ने लगाई है वो वोटिंग के समय भी उनके दिमाग में रहेगा। और ये जो विकास वो देख रहे हैं कि इतने बड़े भव्य आयोजन में जहां पे 2 करोड़ लोग खाली कुंभ में आया करते थे, वहां पे 50 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, तो पूरा माहौल ही मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं राममय हो गया है। और ऐसी स्थिति में देश के अंदर विकास की बयान चल पड़ी है, अब उसको जनता रोकने वाली नहीं। मनीष अग्रवाल जी, कुंभ के जारी रहते हुए, कुंभ की निरंतरता में 2 चुनाव हुए, दिल्ली विधानसभा हुआ और मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ, दोनों का परिणाम सामने है, ये बात तो ठीक है। कुंभ चल रहा था तभी वोटिंग हुई और कुंभ में 29 जनवरी की घटना भी घट गई थी, उसके बाद भी ये वोटिंग हुई है 5 को। तो जनता ने तो जनादेश दिया, उसमें एक झलक दिखती है कि जनता कैसे सोच रही। लेकिन 27 बहुत दूर नहीं है, 27 तक राजनीति में कुंभ की छाया मौजूद रह पाएगी क्योंकि 2 वर्ष का समय है। अमिताभ जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, समय 2 वर्ष का है, लेकिन हमको कुंभ को इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि ये उन आम आदमियों के लिए है जिनकी धर्म में आस्था है। ये YouTube सोशल मीडिया वाले लोगों के लिए आस्था का प्रश्न नहीं है। वो कितने लोग जा रहे होंगे, ये जो 50 करोड़ का जन समूह है ना, इसकी धर्म में आस्था है। आप देखिए कुंभ में जो लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चल के जा रहे हैं, जैसे ही वो स्नान करते हैं, अमृत की डुबकी लगाते हैं, वैसे ही उनके शब्द बदल जाते हैं। वो कहते हैं हमें कोई कष्ट नहीं है,
कोई परेशानी नहीं है। ये उन भावनाओं को आंदोलित करने का और सम्मान करने का समय है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं उन मनीष लोगों बाबू, को ये भावनाएं, अवसर एक मिनट मनीष बाबू, एक मिनट, भावनाएं, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, सनातन सब अपनी जगह। मैं विशुद्ध खांटी सवाल पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकल जमीन पर खड़े होकर, ये 27 के विधानसभा चुनाव में असर रहेगा नहीं रहेगा? बाकी धर्म, आस्था, सब चीजें ठीक है। अमिताभ जी आवाज नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा हूं, सारी बात अपनी जगह, धर्म, आस्था, अध्यात्म, गीता, रामायण, भागवत सब ठीक है। आनंद आपसे वही सवाल ले रहा हूं, सारी बात अपनी जगह ठीक। विशुद्ध प्रैक्टिकल जमीन पर खड़े होके खांटी पॉलिटिकल सवाल, क्या विधानसभा चुनाव में कुंभ मैटर करेगा? क्योंकि 2 वर्ष हैं चुनाव में। आनंद जी। जी देखिए अमिताभ जी, कुंभ वैसे तो हमारे लिए राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं, क्योंकि कुंभ का आयोजन हमारी प्राथमिकता था। हमारी सरकार है, एक ऐसी सरकार है जो संस्कृतियों और संस्कारों के संवर्धन और संरक्षण में यकीन रखती है, इसलिए हमें इसका दिव्य भव्य आयोजन करना ही था। और हम इसको लेकर इसलिए नहीं आयोजन कर रहे हैं कि हमको इसको लेकर 27वें विधानसभा का वोट मांगना है, लेकिन निश्चित रूप से जब जनता वोट देने के लिए घर से निकलेगी तो वो इस बात पर जरूर विचार करेगी कि जब इस देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी से लेकर, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर, केंद्र की एजेंसियों से लेकर, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों से लेकर, प्रयागराज काशी के निवासियों से लेकर अयोध्या वासियों तक, जब सारे लोग एक सुर में इस व्यवस्था में लगे थे कि कैसे कुंभ का सफल आयोजन हो, कैसे लोगों को सुगमता के साथ स्नान हो पाए, कैसे लोगों को वहां हनुमान जी के दर्शन हो, अक्षय वट के दर्शन हो, लोग आराम से आ सके और स्नान करके सुरक्षित अपने घरों तक जा सके, ऐसे समय में इसी उत्तर प्रदेश में ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो लगातार कुंभ पर सवाल उठा रही थी, जो लगातार यह चाह रही थी कि कुंभ में कुछ ऐसा अनिष्ट हो जिससे सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सके। ऐसे समय में जो बयान आए कि क्या कुंभ नहाने से गरीबी दूर होगी, ऐसे समय में जो बयान आए कि कुंभ में बीमार लोग नहा रहे हैं और उससे बीमारी फैल रही है, तो निश्चित रूप से जनता इस बात को ध्यान में जरूर रखेगी कि कौन लोग हैं जो अच्छी व्यवस्था करना चाहते हैं, कुछ सकारात्मक करना चाहते हैं, कौन है जो लोग नकारात्मकता से भाव से घिरे हुए हैं और नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। इस चीज को देखकर जनता जरूर वोट करेगी, इसका मुझे विश्वास है। रोहित अग्रवाल, आपको क्या लगता है, कुंभ मैटर करेगा? वोट का निर्णय जब जनता करना जाएगी 27 में, तो उसके लिए जो कारक होंगे, जो तत्व होंगे जिन पर वो निर्णय करेगी, उसमें कुंभ प्रोमिनेंटली फिगर करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका होगी कुंभ की। देखिए अमिताभ जी, विपक्ष जो है भारत की तासीर को ही नहीं समझ पा रहा है। भारत के अंदर हर चीज, हर घटना मैटर करती है, हर छोटी छोटी घटना मैटर करती है। जब एक बार कांग्रेस में राजीव गांधी ने बयान दिया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, वो भी जनता के जहन के ऊपर मैटर की। और जो एक इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में, वो आज तक उसका जो जख्म है वो भरा नहीं है, वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है भारत के शरीर के ऊपर। तो भारत की जो जनता है उसकी तासीर को अगर विपक्ष अभी तक नहीं समझ पाया है, तो मुझे लगता है कि इनको राजनीतिक दल कहना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति के साथ ही अन्याय है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक दल की जगह मोहब्बत की दुकान कहता हो, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो दुकान चला रहे हैं उनको आप राजनीतिक दल समझ के कैसे आप समझ सकते हैं कि ये सब कहीं पे बचे हैं। तभी रिजल्ट क्या हुआ, दुकान का रिजल्ट आया, दिल्ली में 0 आया ना। अच्छा दिल्ली, चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं भाई मिल्कीपुर के अंदर तो चुनाव की लूट कर ली भाई, मिल्कीपुर के अंदर कफन उड़ा दिया इन्होंने चुनाव आयोग को। भाई दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में तो रेगुलर चुनाव था, कि वहां भी चुनाव आयोग गलत हो गया। लेकिन हिमाचल का चुनाव आयोग ठीक था, कर्नाटक का चुनाव आयोग ठीक था, तेलंगाना का चुनाव आयोग ठीक था। तो ये जो दोहरा चरित्र है, क्या जनता से आप कनेक्ट
ही नहीं कर पा रहे हो, जनता की भावनाओं को आप समझ ही नहीं पा रहे हो, उसके बाद आप ये कहना चाहते हो कि साहब हमको वोट जो है हमारा वोट लूटा जा रहा है। आपका वोट लूटा नहीं जा रहा है, आप अपने वोट के बहुत दूर जा चुके हो। आज माननीय जयंत चौधरी जी युवाओं को हुनरमंद करके उनको रोजगार के नए अवसरों से जोड़ रहे हैं। और आप देखिए आज क्या कहीं भी आपको दिख रहा है कि रोजगार के कोई हाहाकार हो रही हो? माननीय जयंत चौधरी जी जब से मिनिस्टर बने स्किल इंडिया के, जो रोजगार कर रहे हैं उनको नए हुनर सिखा के उनके कहीं ना कहीं पैकेजेस को बेटर किया गया, और जो युवा बेरोजगार थे उनको हुनरवान करके उनको स्वरोजगार से जोड़ा गया, उनको नए नए रोजगारों से जोड़ा जा रहा है, जहां पे विपक्ष अभी भी कहीं ना कहीं कुछ अपने झूठे आंकड़ों को लेके और उनमें ही फंसा रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में जनता की तासीर को ना समझने वाले अगर राजनीति के अंदर बचे हैं, आप मुलायम सिंह जी का कार्यकाल याद करिए। मुलायम सिंह जी सत्य बोलते थे, अगर वो जनता से उनका कनेक्ट नहीं होता था तो कहते थे वो कि जनता हमको वोट नहीं देगी अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे। तो आज क्या अखिलेश यादव से कोई जाके इनका कार्यकर्ता मिल सकता है, अपनी समस्या को बता सकता है? मैं आपको ठीक छोटा है रोहित एग्जाम्पल बाबू, देता हूं। आशीष चतुर्वेदी जी आ गए समाजवादी पार्टी की ओर से। जिन्होंने समय दिया था वो आए नहीं, फिर मेरे ख्याल से पता नहीं वो कहाँ व्यस्त हो गए, लेकिन आशीष जी आए। आशीष जी का स्वागत है। आशीष जी, सवाल वही था कि 10 विधानसभा चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, और उसका जो परिणाम आया वो 8 और 2 में आया, 2 आपके 8 इनके। क्या हम इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का इंडिकेटर माने, संकेतक मान सकते हैं? आशीष जी। अमिताभ जी, मुझे लगता है कि जब उत्तर प्रदेश में 400 सीटें हैं और हम 10 सीटों से 400 सीटों का आकलन करें, ये कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं होगी। ये बात मैं तब भी कहता अगर 10 की 10 सीटें हम जीत गए होते, क्योंकि अगर आप उसी से कुछ महीने पहले का चुनाव का नतीजा देखें तो जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें हमें एक अच्छी बढ़त मिली थी। अगर हम उसको पैमाना बना सकते हैं, नहीं हम उसको पैमाना नहीं बना सकते आगे के लिए। उसी तरीके से जो 10 सीटों पे उपचुनाव होता है हम उसको भी पैमाना नहीं बना सकते, क्योंकि अभी भी 2 साल का वक्त जो है अभी शेष है। उसमें परिस्थितियां बदलेंगी, लोगों का मन बदलने में 2 महीने नहीं लगते हैं, यहाँ तो अभी भी 2 साल पड़े हुए हैं। और एक धारणा ये भी होती है कि उपचुनाव अक्सर जो होता है सत्ता पक्ष होता है उसी के ओर जाता है। जब हमारी सरकार थी और उपचुनाव हुए थे तो अक्सर उपचुनाव में ज्यादातर सीटें हम ही लोग जीतते थे, लेकिन उसके बाद फिर जब हम मेन चुनाव में गए तो सरकार बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं जनता के भाव को समझना केवल उपचुनाव के माध्यम से मैं नहीं समझता हूं वो राजनीतिक तौर पे बहुत एक मैच्योर्ड फैसला होगा। जी आशीष जी, ये धारणा बार बार आती है, इसको कोट किया जाता है कि उपचुनाव रूलिंग पार्टी के होते, और मैं जब भी कोई ऐसी इस बात को दोहराता मैं उसके सामने वो तर्क रखता हूं, आपके सामने भी रखूंगा, लेकिन फिर भी ये मैं जानता हूं ये नैरेटिव तो चलेगा। भाजपा की सरकार दिल्ली में भी थी, लखनऊ में भी थी, फूलपुर और गोरखपुर दोनों हारे कि नहीं हारे? बाई इलेक्शन था। उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री बाई इलेक्शन हार गया था, आपको बता दें। सिटिंग चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन हार गया था, गूगल करेगा तो मिल जाएगा। तब करहल और शीशा मऊ आप जीते कि नहीं जीते? इसलिए ये तर्क चलता नहीं है। हर चुनाव कुछ कहता है, ऐसा नहीं कि नहीं कहता है। तो फिर चुनाव हो ही क्यों? अगर उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं हो तो काहे को फिर चुनाव करवाया जाएगा? और एक बात आपने कही कि 10 सीटें हैं सिर्फ और वहां 403 है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। लेकिन ना हम देगची से जब चावल पके कि नहीं पके ये देखते हैं तो एक ही 2 चावल लेके ऐसे करके देखते हैं, पूरी देगची तो नहीं पलट देते। रेफरेंडम होता है कैसे होता है? ऐसे ही होता है। सर्वे होता है कैसे होता है? ऐसे ही होता है। कोई 150 करोड़ लोगों से वोट डलवाएगा सर्वे में? नहीं ना। फिर भी दिल्ली के जो सर्वे हुए, जो एग्जिट पोल आए, उन्हीं के आसपास का परिणाम आया। इसलिए मेरा मानना है कि जनता बोलती है, हर चुनाव में जनता बोलती है। अब उसको सुने नहीं सुने,
वो हमारे ऊपर है। एक प्रश्न और था जो आपकी अनुपस्थिति में जिस पर चर्चा हो रही थी, आशीष जी, क्या समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में महाकुंभ भी एक बड़ा कारण होगा डिसाइसिव मैंडेट का? जनता जब वोट करने जाएगी तो उसके जहन में महाकुंभ की छाप भी होगी। आशीष जी, क्या आपको ऐसा लगता है? अमिताभ जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि महाकुंभ का कोई ऐसा जो वोटिंग पैटर्न है उस पर कोई असर होगा, क्योंकि महाकुंभ देखिए धार्मिक आयोजन है जिसकी भी सरकार रही उसने उसको आयोजित किया। उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, हमेशा रह जाएंगी। कुछ घटनाएं घटी जो कि दुर्भाग्यपूर्ण थी। तो मुझे नहीं लगता कि न उसका विपक्ष को कोई फायदा होगा और न सत्ता पक्ष को उसका कोई लाभ होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसके बाद चुनाव होते हैं तो उसका कोई असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे बहुत ज्यादा असर नहीं दिखाता, क्योंकि वो उसके टाइम बहुत नजदीक हुआ था। तो अभी तो फिर भी 2 साल का वक्त है, तो मुझे नहीं लगता कि धार्मिक आयोजन का असर उस पे होगा, बल्कि जनता इन चीजों पे देखेगी कि जो बातें कही गई वो पूरी हुई या नहीं हुई। जो भी एक मूलभूत मुद्दे हुआ करते हैं एक आम परिवार के, एक आम नागरिक के, मुझे लगता है आकलन कहीं ना कहीं उसी पे होगा। हाँ, धार्मिक दृष्टिकोण थोड़ा सा महत्वपूर्ण पिछले कुछ वर्षों में जरूर हो गया है, तो अगर उसके विपक्ष ने अपनी व्यू रचना सही से कर ली तो सफलता मिल सकती है, वरना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहूँ, मनीष जी से शुरू करूंगा। मनीष अग्रवाल, आपका आवाज आ रही है? 27 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा उत्तर प्रदेश का? आपकी समझ आज क्या कह रही है, मनीष अग्रवाल? अमिताभ जी, मुझे ये लगता है कि हमेशा से मुद्दा विकास, छोटा सा जवाब। विकास उत्तर प्रदेश में हो रहा है और विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए चुनाव का, जो जनता के हितों से डायरेक्ट जुड़ा है। कौन सी डेवलपमेंट की ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जो जनता को आगे ले जा रही है? क्या रोजगार लोगों को मिल रहा है? क्या लोगों को लॉ एंड ऑर्डर में आराम मिल रहा है? मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा होगा, जो कि आजकल यूपी की यूएसपी है। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के उदाहरण जो है देश विदेश में दिए जाते हैं। जिस तरीके से विदेशों से आज निवेश आ रहा है, ठीक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है मनीष जी, मेरी इसमें थोड़ी सी नाइत्तफाकी रहती है। जब मैं इस पर बात कहूंगा तो अपनी बात कहूंगा तो इस बात को रखूंगा कि मुद्दे क्या होता है। रोहित अग्रवाल, आपकी नजर में, आपकी पार्टी की नजर में 27 का सबसे प्रमुख मुद्दा कौन सा होगा? हालांकि 27 अभी दूर है, लेकिन चुनाव के परिणामों से बदले संदर्भ पर चर्चा हो रही है, तो स्वाभाविक है प्रश्न। देखिए अमिताभ जी, जनता को बेसिक चीजें चाहिए जो कि होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, चिकित्सा, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश और भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है। आप अगर चिकित्सा की बात करिए तो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से जिस तरीके से आज लोगों को इलाज मिल रहा है, एक बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिल रही है। अपराध की हम बात करें तो अपराधी थर थर कांप रहा है और जिसका मजाक बनाता है विपक्ष। अपराधी कांपता है और विपक्ष मजाक बनाता है उसका। अगर विपक्ष उसकी कहता है कि साहब अपराधी ने तो पट्टी लगा ली है कि साहब हम उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे, तो आज अगर उत्तर प्रदेश सुरक्षित है तो जनता इसको देख रही है, तो ये एक अहम मुद्दा होने वाला है। और रोटी की अगर हम बात करें तो 5 किलो राशन के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम किया है। इसका भी मजाक विपक्ष बनाता है कि 80 करोड़ लोगों को साहब राशन दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि हमारे देश के 80 करोड़ लोग भूखे रहें, आधा पेट खाना खा के रहें। हमारे देश ने आजादी के 70 साल बाद तक आधा पेट खाना खा के अपने बच्चों को पाला है और आज 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब उनको 5 किलो राशन के माध्यम से उनका पेट भर रहा है तो विपक्ष के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है और जनता इस चीज को भली बात समझती है। ठीक है रोहित बाबू। आशीष जी, आपकी नजर समाजवादी पार्टी के आकलन से 27 का निर्णायक मुद्दा कौन सा? ये तो चुनाव में हजारों मुद्दे होते हैं, हजारों ख्वाहिशें दिल में कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, है ना, वैसा चुनाव होता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हर चुनाव में एक होता कोई जो जिसको हम लोग डिसाइसिव इशू कहते हैं कि भाई ये निर्णायक मुद्दा है, बाकी उसके साथ तमाम मुद्दे होते हैं। आपको क्या लगता है क्या विषय हो सकता है जो उत्तर प्रदेश में निर्णायक मुद्दा बन जाए, कोर इशू बन जाए इलेक्शन का?
मुझे लगता है कि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो पिछले कई वर्षों में बनी है। जिस तरीके से हमने देखा कि बहुत सी परीक्षाएं रद्द हुई, नौकरियां लोगों को नहीं मिल पाई, टैक्सेस पिछले कई साल में काफी ज्यादा बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, तो उसका भार एक आम नागरिक पे आ रहा है। तो उसको कम करने के लिए वो यही सोचता है कि मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो किसी तरीके से मैं अपने परिवार का पालन पोषण जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकूं। ये एक मंशा, एक आकांक्षा हर एक व्यक्ति के मन में होती है, जो अगर पूरी नहीं हो रही है, जो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव पे निश्चित रूप से पड़ने वाला है। आनंद जी, बीजेपी को क्या लगता है क्या विषय होगा जो निर्णायक होगा 27 के लिए विधानसभा चुनाव में? दो चीजें बहुत स्पष्ट है। वोटर जब घर से निकलेगा वोट करने के लिए तो उसके दिमाग में दो तस्वीर होगी। एक कि हमें सुरक्षा कौन दे रहा है, हमें आतंकित कौन कर रहा है। तो सुरक्षा प्रथम चीज। दूसरी चीज, कौन लोग हैं जो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में सकारात्मक राजनीति कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी। जब लोग निकलेंगे वोट डालने के लिए तो वो ये भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल, एक्सप्रेसवे का जाल, हमारे गांव गली में जो सड़कें बनी हैं वो किसने बनवाई हैं, तो वो योगी जी, मोदी जी की सरकार ने बनवाई। लोग जब वोट डालने निकलेंगे तो ये देखेंगे कि उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड, यहां तक कि जितने भी वरिष्ठ नागरिक है, बुजुर्ग हैं, सबको, चाहे उनकी कोई भी कमाई हो, किसी भी वर्ग के हो, सबको दिया गया। जब वो वोट डालने निकलेंगे तो वो ये भी देखेंगे कि कौन से लोग हैं जिन्होंने हमें पक्का मकान दिया, शौचालय दिया, सामाजिक सुरक्षा दी। तो हम अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से सफल कुंभ का आयोजन किया है, उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं का सफाया करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश में कल कारखाने, इंडस्ट्री लगाने का काम किया है, और 2017 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में नौकरियां बिकती थी। सूची चाचा जी के घर से, भतीजे जी के घर से, अलग अलग घरों से आती थी, तब भी नौकरी कुल 1,95,000 दे पाए, जिसमें 60,000 पर मुकदमे हैं। और हमने बिना भेदभाव के 7 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। मुख्यमंत्री जी ने लोक भवन में बुलाकर नियुक्ति पत्र दिया है और हर बार नियुक्ति पत्र लखनऊ में बांटने का काम किया है। तो जब युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान जाएगा तो वो ये देखेगा कि कौन सी सरकार है जो हमारे कल्याण के लिए काम कर रही है और कौन से लोग हैं जो हमारे विनाश के लिए कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी चूंकि बहुत देर में जुड़ी, इसलिए मैं एक अवसर आशीष जी को दूंगा। आशीष जी, आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, अभी हमारे अग्रवाल साहब ने कहा कि भाई लोगों को जो है वो खाना देना पड़ रहा है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। हमारी ये मंशा है कि आपको खाना देना ना पड़े, वो स्वाभिमान से आप उसको रोजगार दीजिए, कि आप उसे खाना मुफ्त में ना दें, वो इतना सामर्थ्य उसे बनाया जाए कि वो स्वयं कमा सके। ये हमारी मंशा है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात उठाई थी। और जो हमारे दूसरे साथी, भाजपा के साथी ने कहा कि जाल बिछा दिया है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खूबसूरती से और अच्छे से जो भाजपा ने जाल बिछाया वो केवल माया जाल है, और उस माया जाल में बहुत कुछ उन्होंने फंसाया है, लेकिन धरातल पे उतनी चीजें नहीं है जितनी चीजें कही जाती। आनंद जी, वो कह रहे माया जाल फैलाया है। अब माया जाल का कई अर्थ हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, माया के जाल में कौन फंसा था ये तो बताने की जरूरत नहीं है। माया जाल में कौन फंसा था ये बताने की जरूरत नहीं है, और किन लोगों ने जाल में माया को फंसाने का काम किया ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ये तो अच्छा रहा कि वक्त रहते माया जी उस जाल को काट के निकल गई, वरना ये लोग तो जाल बिछा के उनकी हत्या तक करने का प्रयास करने वाले थे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश अब हर तरह के भ्रम जाल, माया जाल
जितने भी जंजाल हैं, बवाल हैं, सबसे दूर हो चुका है। उत्तर प्रदेश अब जो है विकास के पथ पर है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, केंद्र की मोदी जी की सरकार के साथ। जी, मुझे लगता है कि ये जो 10 उपचुनाव हुए, इनके परिणाम सामान्य उपचुनावों के परिणाम नहीं है। और जिस ढंग से हो सकता है सार्वजनिक तौर पर सपा उनको खारिज कर रही है, अंदर खाने हो सकता है, मुझे लगता है, मेरी समझ कहती है अंदर खाने वो उनकी समीक्षा कर रहे होंगे, जूझ रहे होंगे कि कुंदरकी में ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। प्रवक्ता का कुछ बोलना अलग होता है, अखिलेश जी का बाइट देना अलग होता है। वो सार्वजनिक तौर पर तो आदमी यही कहेगा कि हम हारे नहीं, हरा दिए गए, लेकिन अंदर तो समीक्षा करता है ना। बच्चा फेल हो जाता है आशीष बाबू, तो घर वालों से ये कहता है मास्टर हमसे चिढ़ते हैं इसलिए फेल कर दिया, लेकिन अंदर से तो जानता है कि हमने तो सवाल ही गलत किए थे, पास कैसे होते। हो सकता है, मेरी पूरी समझ ये कहती है कि समाजवादी पार्टी के वॉर रूम में इसकी समीक्षा हो रही होगी कि कटहरी में क्या हुआ। लालजी वर्मा जैसा बड़ा नेता, उनकी पत्नी, मिल्कीपुर में अवधेश सिंह जिनको देश भर में दूल्हा बना दिया, क्या हुआ। ये सामान्य चुनाव नहीं मेरे भाई। इसलिए मैंने आज ये कहा कि इनकी इबारत 27 के चुनाव को प्रभावित करेगी। इसमें ठेठ पश्चिम भी है, कुंदरकी और मीरापुर, इसमें मध्य भी है, कानपुर, शीशामऊ, इसमें ठेठ, इसमें अवध भी है, मिल्कीपुर, और इसमें ठेठ पूरब भी था, कटहरी। उत्तर प्रदेश के चारों दिशाओं का परिणाम था, इसलिए यह परिणाम बड़ा है। जहां तक कुंभ की बात है, मैंने आशीष जी जब नहीं जुड़े थे तब कहा था कि कुंभ के निरंतरता में रहते हुए, कुंभ के प्रवाहमान रहते हुए 2 उपचुनाव हुए, एक मिल्कीपुर का बाई इलेक्शन और एक दिल्ली का इलेक्शन, दोनों के परिणाम सामने हैं कि कुंभ को जनता ने कैसे लिया, किस दृष्टि से लिया। मैं एक और बात कहता हूं, रोजगार की बात आशीष चतुर्वेदी ने उठाई। कुंभ में जो नाव चला रहा है, या जो चंदन लगा रहा है, या जो मुरमुरे बेच रहा है, या जो प्लास्टिक की केन बेच रहा है, कुंभ उसका भी जीवन बदल रहा है। क्या आर्थिक मोक्ष तो मिल ही रहा है, आध्यात्मिक मोक्ष परमात्मा की कृपा, लेकिन आर्थिक मोक्ष मिल रहा है। जो चंदन लगा रहा है ना आशीष भाई, वो 2000 रुपया कमा रहा है दिन में न्यूनतम। जो चाय बेच रहा है वो 5000, 7000, 8000, 10,000 रुपया दिन भर कमा रहा है, जो चाय बेच रहा है। सर, जो मोटरसाइकिल से लोगों को ले जा रहे हैं नौजवान, वो 200 रुपया सवारी लेके क्या शाम तक वो भी 5-7, 10,000 रुपया डाल रहे हैं जेब में। क्या नाव वाला निषाद समाज के बच्चे जो नाव चला रहे हैं, वो भी आर्थिक कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं इस महाकुंभ में। जितनी नाव हैं, मेरे ख्याल से 5000 नाव हैं शायद वहां इस वक्त, वो कम पड़ रही हैं। तो ये तो बड़ी बात है। जो कचौड़ी भी बेच रहा है वो भी तर जा रहा है। राजनीति में ये अर्थनीति प्रभावित करेगी, ये मेरी बात लिख लीजिए। क्या धर्मनीति को अभी एक क्षण के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन अर्थनीति तो सबको प्रभावित करती है भैया। नहीं, अगर ये कुंभ किसी निषाद के बेटे को पक्का मकान बनवा जाए, उसकी इतनी आय हो जाए कि वो पक्का मकान बनवा ले, तो उसको आर्थिक मोक्ष मिला कि नहीं मिला? अगर कुंभ में चाय बेचकर कोई अपनी बिटिया की शादी कर दे अच्छी, उसको आर्थिक मोक्ष मिला कि नहीं मिला? ये भी पहलू हैं, इन पर भी ध्यान देना चाहिए। और चुनाव चुनाव होता है मित्र, हर चुनाव कुछ कहता है। हम मंच पर उसको खारिज कर सकते हैं, लेकिन अंदर खाने हमको भी पता है कि इस चुनाव को खारिज करने के बाद भी हमको अगला चुनाव लड़ना है। और आप खारिज करें या स्वीकार करें, परिणाम तो कभी बदलता नहीं। मान लीजिए कहरल के लिए भाजपा कहे कि चुनाव असली नहीं हुआ, तो क्या विधायक बदल जाएगा? नहीं ना। तेज प्रताप है तो तेज प्रताप ही रहेंगे।
या आप कह रहे हो कि मिल्कीपुर में घोटाला हो गया तो ऐसा तो नहीं कि अजीत प्रसाद को शपथ दिला दी जाएगी, नहीं ना। जो जीता वही जीता, इसलिए चुनाव महत्वपूर्ण था। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।